जो ज़ोर से हंसती है, अपने मन के कपड़े पहनती है, थोड़ा उन्मुक्त विचार की है या स्वतंत्रता से रहना चाहती है, उसके ऊपर एक ठप्पा लगता ही लगता है कि वो बेहया है। दर्द बहुत सारा है, बांटने वाला कोई नहीं था। वर्किंग वुमेन यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करेंगी। मैस्कुलिनिटी है, इसमें भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी है कि मर्द होना है तो ऐसा होना है। लड़कों के लिए आसान नहीं रहा होगा, वो भी कहीं ना कहीं भावुक होते हैं, बहुत सारी भावनाएं आती जाती होंगी, पर उन्हें शुरू से बड़ा ही ऐसे किया गया है, लड़की की तरह मत रो। तो वो रो नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, वो शेयर नहीं कर सकता, उससे वो कमज़ोर होगा। तो वो अपना ये सब कहाँ निकालता है गुबार। महिलाएं हमेशा ना जोड़ने का प्रयास करती हैं। जब तक कोई चीज़ बिखर के खराब नहीं होगी, महिला अपनी कोशिश नहीं छोड़ती। हिंदी भाषा और हिंदी की किताबों के संवर्धन के लिए दैनिक जागरण हिंदी है हम के बैनर के तले हिंदी बेस्ट सेलर किताबों की सूची जारी करता है। निल्सन के साथ मिलकर हर तिमाही में हिंदी की 4 श्रेणियां, कथा, कथेतर, अनुवाद और कविताएं, इनमें पाठकों द्वारा पसंद की गई हर कैटेगरी की 10-10 किताबों का जिक्र किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज दैनिक जागरण हिंदी है हम जागरण बेस्ट सेलर के इस कार्यक्रम में मैं एक ऐसे लेखिका के साथ बात करने जा रहा हूं जिनकी किताब इस बार की बेस्ट सेलर सूची में आई है। किताब का नाम है बेहया और लेखिका का नाम है विनीता अस्थाना। विनीता जी पेशे से पत्रकार रही हैं। दैनिक जागरण न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने काम किया है। वर्तमान में वो अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। आईआईटी के साथ भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? आपकी किताब बेस्टसेलर में आई, पहले आई, फिर बहुत समय के बाद एक ब्रेक के बाद फिर से आती है। मुझे बहुत खुशी की बात है और खुश होना चाहिए। किताब को आए हुए काफ़ी समय हो गया है, 3 साल बीत गए हैं। उसके बाद इस तरह से किताब का बेस्ट सेलर में आना है मेरे लिए बहुत गर्व की बात, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कृपा है ईश्वर। मैं इसे पाठकों की कृपा मानता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि पाठक जो है वो पसंद करते हैं किताबों को। पाठक जो है वही इस बेस्टसेलर सूची में जो किताबें आ रही हैं उनको लेके आ रहे हैं। तो एक से एग्जिट पोल की तरह नहीं होता ना, यहाँ पे एक प्रॉपर सर्वे होता है। किताबों की दुकानों से डेटा आता है, डेटा आने के बाद पाठकों ने क्या पसंद किया उसकी बात की जाती है। आपकी किताब इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। बहुत सारी चर्चाओं में एक सबसे कॉमन चर्चा हर जगह होती है, तो मैंने कहा कॉमन चीज़ ही पहले करते हैं। इसके नाम को लेके बड़ा जो है वो चर्चा होती है कि बेहया ये नाम क्यों है। कवर को लेके भी किसी ने आपत्ति दर्ज की थी किसी समय में, मैंने ये भी देखा कि उसको लेके भी बहुत से लोगों ने कहा। लेकिन हालांकि किताब को जब आप पढ़ते हैं तो नाम और सब कुछ जस्टिफाई होता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क था कि ये नाम जब आप दे रही हैं बेहया तो उस पर कुछ रिटेलिएशन हो सकता है, लोग उसको गलत रूप में देख सकते हैं। फिर भी ये नाम क्यों? इसका जो इंग्लिश वर्जन था, जो पहले ओरिजिनल किताब आई थी, उसका नाम सिया इन एग्जाइल था। पहला नाम जो दिमाग में आता है वो लिटरल ट्रांसलेशन आता है, उसका था सिया का निर्वासन। पर वो कहानी कहीं ना कहीं पाठकों को लगता कि रामायण से कनेक्ट कर रही है और कहीं कुछ कन्फ्यूजन होने की एक संभावना थी। तो ये जो नाम है बेहया, और एक चरित्रहीन भी आया था जो सामने से सुझाया गया था मुझे, हमारे पब्लिशर की तरफ से, उनके संपादक ने सुझाया था। मुझे खुद भी थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि जैसे ही आप वो नाम देखते हैं आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उस कैटेगरी में चली जाए जहाँ पर पाठक ये इसे अपने हाथ में उठाए ही ना। और पहली आपत्ति मुझे पता था, क्योंकि घर में भी आपको लगता है ना बेहया क्या बताएंगे परिवार वालों को, आप कैसे बताएंगे कि आपकी पहली हिंदी किताब आ रही है, नाम क्या है जी बेहया। तो वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर हम लोगों ने ये रिस्क लिया, क्योंकि ये एक प्रश्न उठाता है। हर व्यक्ति, हर महिला मैं कहूँगी, जो ज़ोर से हंसती है, अपने मन के कपड़े पहनती है, थोड़ा उन्मुक्त विचार की है या स्वतंत्रता से रहना चाहती है, उसके ऊपर एक ठप्पा लगता ही लगता है कि वो बेहया है। ख़ास करके जो लोग बोलते हैं, जो महिलाएं अपनी ओपिनियन रखना चाहती हैं, वो बेहया कहलाती हैं। तो हमें लगा कि रिस्क है पर लेते हैं, पर बड़ा एप्टली सूट कर रहा था, लिया गया। और आपत्ति चारों तरफ से आई, कवर पे भी आई, नाम पर भी आई, हर तरह के गणमान्य लोगों से भी आई। लेकिन ठीक है, जब पाठकों तक चीज़ पहुंच गई और उन्हें पसंद आई और वो इंस्पायर हो रहे हैं या वो लिख रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि ये रिस्क लेना और ये किताब लिखना दोनों ही सार्थक है। पाठकों को मैं बताऊं कि जो सिया की बात हो रही है, सिया जो है इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं। एक सफल महिला है, उनको लोग पसंद करते हैं, एक अच्छे परिवार से, संभ्रांत परिवार से हैं, उनके पति भी एक सफल व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सफलता, जो उनका व्यक्तित्व है, वो उनके पति को कहीं न कहीं वो अस्वीकार्य है। तो वो उसको एक जगह पर कहीं दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिया जो है अपनी पहचान को बनाए हुए है। इसमें बहुत तरह के रिलेशनशिप अब्यूजेस भी नज़र आते हैं, और इसकी बात जो है ये हम अभी करेंगे विनीता जी से। विनीता जी, आपने ये कहा था कि ये जो कहानी है ये वास्तविकता के करीब है, किसी के जीवन को आपने देखा, उसको लिखा। तो एक राइटर के तौर पे, और बहुत सारे पाठक अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास ये कहानी है, हर कोई एक कहानी कहना चाहता है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि इमेजिनेशन और रियलिटी, ये जो दोनों है, इसके बीच का वो मिक्सचर कैसा हो। अब जब आप ये कहानी लिख रहे हैं, तो ये कहानी अगर किसी की वास्तविक कहानी है, वो पढ़ेगा, आपने उस दर्द को पूरी तरह से उठाया, तो वो उनके लिए बहुत कष्टप्रद हो सकता है पढ़ना। एक ये रिस्क कि वो ट्रॉमा में वापस जा सकते हैं इसको पढ़ते हुए। साथ ही साथ जो है वो कहानी एज इट इज़ तो बताई भी नहीं जा सकती है, जो हमारे जीवन में रोज़ घटनाएं हो रही हैं, वो कहानी किताब के तौर पे नहीं आ सकती है। तो उसके अंदर एक फिक्शनल पार्ट होगा ही होगा, उसमें इमेजिनेशन होगा ही होगा। तो इस कहानी को लिखते हुए, जहाँ नाम की हम चर्चा कर चुके हैं, रिस्क था कि कैसे लोग इसको परसीव करेंगे, साथ ही साथ इस पूरे मतलब जो समाज में हम हैं, वहाँ सभी तरह के माइंडसेट हैं। वो जो सिया को पढ़ के सिया को समझेंगे, और पूरी किताब पढ़ के भी सिया को गलत ही कहेंगे, ऐसे भी होंगे। ऐसे समय में ये इंश्योर करना कि रियलिटी और इमेजिनेशन, इन दोनों का मिक्सचर इस तरह का हो कि जो कहना चाहते हैं वो तो रह ही जाए, साथ ही साथ पाठक इसको पढ़ते चले जाए, ये कैसे मैनेज करते हैं एज अ राइटर? सच में जिस समय लिखा था उस समय इतना नहीं सोचा था। उस समय कहानी पास में थी, लिखना शुरू किया, मुझे एक कमी लग रही थी इस कहानी में कि दर्द बहुत सारा है, बांटने वाला कोई नहीं था, क्योंकि परिवार नहीं है, साथ में कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं। तो जो फिक्शन आप कह रहे हैं ऐड किया, वो मैंने अभिज्ञान के रूप में वहाँ पर ऐड किया, क्योंकि हर किसी को एक साथी, एक दोस्त, एक मददगार चाहिए होता है, कुछ नहीं तो कम से कम बात करने के लिए। कई बार क्या होता है, जो बातें हम जानते हैं, हमें पता है हम क्या करना चाहते हैं, फिर भी हमें क्लैरिटी नहीं आती दिमाग में, पर जब हम वही बात किसी से बोल लेते हैं, खुद को ही पता चल जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। कई बार दूसरे की राय चाहिए नहीं होती है, पर एक बार व्हेन यू से इट लाउड, तो वो आपको क्लैरिटी आ जाती है। तो वो मुझे चाहिए था कि सिया बोले, जो सिया का कैरेक्टर है, वो कहीं कहीं पे बोले, क्योंकि वो बोलेगी नहीं, अंदर के उद्गार निकलेंगे नहीं, तो बातें सुलझेंगी नहीं। अभिज्ञान, वो एक मुझे लगा कि कमी है उसके जीवन में, तो वो कैरेक्टर मैंने साथ में उसके बुना कि कोई तो होना चाहिए जिसको आप डिपेंड कर सकें, जिसकी तरफ आप देख सकें जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो। दूसरी कहानी लिखते वक्त, इनफैक्ट ये जो लर्निंग थी बेहया लिखते वक्त, वो मुझे दरकते दायरे के वक्त में काम आई कि कितना फिक्शन और कितनी रियलिटी। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, क्योंकि मैं पत्रकार रही हूँ, मेरे पास जो कहानियाँ हैं वो असली कहानियाँ हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई व्यक्ति जिसने वो जिया है या वो भुगता है, वो दोबारा से किसी ट्रॉमा में जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक लेखक के तौर पे ये आज़ादी है कि हम चीज़ों को सुखांत की तरफ ले जा सकें, या हम वो रास्ता दिखा सकें कि उस वक्त वो व्यक्ति जो नहीं समझ पाया, शायद वो अगर इस तरह से सोचता तो इस चीज़ को सुलझा लेता। तो वो फिक्शन, वो कहीं कहीं आपकी जो काल्पनिकता है वो उसमें ऐड होती है, और वो बेहतर मोड़ देती है चीज़ों को। उतना डे टू डे और बहुत मोनोटोनस नहीं होता, चीज़ों में कहीं कहीं कल्पनाशीलता भी बनी रहती है, एक रवानी भी बनती है, वो आवश्यक होता है। वो मैंने बेहया के टाइम में आई थिंक उतना नहीं सीखा था जितना दरकते दायरे लिखते वक्त सीखा। और ये कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि दूसरी किताब में भी है कि होमोसेक्सुअल वो है, अगर वो नहीं चाहते हैं कि उनका परिवार जाने, तो हम कोई नहीं होते ये बताने वाले कि उनकी रियलिटी क्या है। तो इतना पर्दा हमेशा बना रहे कि कहानी ज़रूर कही जाए, लेकिन लोग हर्ट ना हो और किसी की पहचान उजागर ना हो, वो फिक्शन डालना ही पड़ता है, आवश्यक है। अभिज्ञान जो है इसमें जब उसकी एंट्री है कहानी में, एक प्ले बॉय की तरह है। अच्छा, उसको जब आपने बाद में दिखाया, वो धीरे धीरे प्लेटोनिक लव की तरफ जाता है,
तो ये पात्र पे मुझे कई बार मतलब ये था कि पात्र क्यों ऐसे चेंज हुआ, मतलब उसको मैं जस्टिफिकेशन में थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ लगा कि पात्र जो है जिस तरह का प्ले बॉय था उसके वहाँ तक जाने के लिए एक यात्रा उसकी भी अलग से होनी चाहिए थी। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब मैं इसको नहीं समझ पाया। वो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अभिज्ञान को प्ले बॉय से वो प्लेटोनिक लव तक की स्टेज पर ले जाना, ये या इसमें और इसको जोड़ते हैं दूसरे तरीके से, जो आजकल के लड़कों की भाषा में जो बात होती है कि पहले उसने ट्राई तो उसने भी किया और नहीं हुआ तो फिर उस दिशा में चला गया। क्या अभिज्ञान ऐसा कैरेक्टर है? मैं अभिज्ञान के कैरेक्टर को और ज़्यादा समझना चाहता हूँ, क्योंकि सिया की तो हमने बात आगे भी करेंगे, होती रहेगी। अभिज्ञान की एक बैक स्टोरी है इसमें, अगर आप देखेंगे, जो बहुत शॉर्ट में है, और उसकी जो बहन है, मुंह बोली बहन है, वो इस चीज़ को बताती है सिया को। उसे किसी से बहुत प्यार था और बहुत सालों का रिलेशनशिप था। बचपन से वो जिस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की उसे धोखा दे देती है और उसी के पिता की कंपनी में किसी बड़े ओहदे पे जो व्यक्ति था जो उसकी मदद कर सकता था, उससे रिलेशनशिप में आ जाती है। तो ये क्योंकि धोखा खाया था, इसलिए उसको कहीं ना कहीं प्यार पे और लड़कियों पे भरोसा नहीं था। तो वो एक अपने उस खेल कूद मौज मस्ती वाले एक क्या कहना चाहिए फेज में चला गया। जब ये सिया से मिलता है, और उसके पहले, सिया के मिलने से पहले ये तृष्णा से मिल चुका होता है। तृष्णा भी वहीं पर है, तृष्णा से मिल चुका है। तो उसे पता है कि जो एक परसेप्शन है समाज में, वर्किंग वुमेन यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करेंगी, आपको सीढ़ी बनाएंगी, जो उसकी सोच है, और या वो आपके लिए अवेलेबल हैं किसी भी प्रकार से फेवर्स लेने और देने के लिए। ये अभिज्ञान की भी सोच में है कहीं ना कहीं। इसीलिए जब वो सिया से पहले मिलता है तो उसके दिमाग में खाली एक ही चीज़ होती है कि वो अट्रैक्टिव है। पर जैसे जैसे वो उसे जानता जाता है, धीरे धीरे वो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। फिर जब वो देखता है कि इतना कुछ झेलने के बाद, जो गलती से उसकी वो डायरी पढ़ लेता है, इतना झेलने के बाद भी एक व्यक्ति में कड़वाहट नहीं है। सब कुछ जानते हुए तृष्णा के साथ में सिया का व्यवहार टॉक्सिक नहीं है। तो कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसे संभाल सकता है? उसे कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होता है। क्योंकि वो इंस्पायर होता है इसलिए वो उसे पसंद करना शुरू करता है। अट्रैक्शन फिजिकल होता है। जब वो इंस्पायर हुआ, कहीं उसका मन जुड़ा उससे। और यहाँ सिंपैथी नहीं है, क्योंकि सिंपैथी कहीं पे भी नहीं दिखाएगी। वो इंस्पायर हुआ उससे, वो प्रेम है। सिया का जो पूरी स्टोरी है, इसमें रिलेशनशिप अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे पास अगर कहानियाँ जब भी चलती हैं, हालांकि रिसेंट में एक मूवी आई थी थप्पड़, उसमें दो सोसाइटी के सेगमेंट को दिखाया गया कि एक तरफ जो है मेड है, उसके घर में भी इस तरह हो रहा है, और मालकिन के घर में भी रिलेशनशिप तीन थे, वकील के घर में भी है। तो आपकी कहानी में यशवर्धन और सिया की कहानी भी ऐसी ही जा रही है। और बीइंग अ विमेन, मैं इसको कहानी से अलग हट के समझना चाह रहा हूँ कि एक तो रिलेशनशिप एब्यूज़ को आइडेंटिफाई करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। और सिया की ही हम बात करें, सिया का उदाहरण लेके कि सिया को जो निर्णय लेना था, लेने में बहुत समय लगा, और ये बहुत सारे परिवारों में हमने देखा पूरे जीवन में ही वो निर्णय नहीं लिए जाती है। तो ये रिलेशनशिप एब्यूज़ को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है? और सबसे बड़ी चीज़ है आइडेंटिफाई, क्योंकि बहुत बार मैंने बहुत जगह मुझे ऐसा महसूस हुआ बात करते हुए कि यहाँ कुछ गलत है, लेकिन मेरा कहना होता नहीं है, लेकिन चाहता बहुत है मुझे, वो प्यार बहुत करता है, सब करता है, लेकिन उसके बाद तो मेरे लिए सब कुछ करता है। तो ऐसा भी नहीं कि पुरुष जो है वो कहीं और उसका अफेयर चल रहा हो, तो अगर बाकी चीज़ों में देखा जाए तो वैसा कुछ भी नहीं है, वाकई उसके लिए कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एब्यूज़ भी है। ये दोनों माइंडसेट को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि यशवर्धन का भी जब कैरेक्टर लिखा जाता है तो यशवर्धन एकदम, उसको पढ़ते हुए आपको बहुत सारे लोग पुरुष अपने आसपास नजर आते हैं कि अरे हाँ, ये इसी तरह की एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, जो टॉक्सिक नहीं लगती है अक्षर में, लेकिन वो है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स को बिल्ड करना और लोगों का ऐसे बाहर निकलना, इसको किस तरीके से आप एज अ विमेन कैसे देख रही हैं? एज अ वुमेन ऐसे लोगों से मैं बहुत ज़्यादा मिलती रहती हूँ। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो अपने आप को मर्द समझते हैं, और उनके साथ में कंडीशनिंग ऐसी है, एक महिला के तौर पर आपकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि आपको सहनशील होना है, आपको सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि महिला हैं, आप देवी हैं, आपका काम है घर का भी सब काम होना चाहिए, सबको खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके आराम का जिम्मा, सब कुछ आपका है। ये हम देखते आए हैं। अभी हम बाहर भी ये बात कर रहे थे कि
हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हमारे से एक पीढ़ी पहले भी हम लोगों ने देखा है कि पिता और माता अगर दोनों काम भी करते हैं तब भी किचन का काम माता ही करेगी। तो प्रोवाइडर, महिला भी बन गई प्रोवाइडर, उसके बावजूद जो घर के काम थे वो उससे कभी छूटे नहीं। तो जो जेंडर रोल्स थे वो इतने ज़्यादा डिफाइंड हैं हमारी इस समाज में, पितृसत्तात्मक जिसे बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा डिफाइंड है कि ये जो मैस्कुलिनिटी है इसमें भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी है कि मर्द होना है तो ऐसा होना है। लड़कों के लिए आसान नहीं रहा होगा, वो भी कहीं ना कहीं भावुक होते हैं, बहुत सारी भावनाएं आती जाती होंगी, पर उन्हें शुरू से बड़ा ही ऐसे किया गया है, लड़की की तरह मत रो। तो वो रो नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, वो शेयर नहीं कर सकता, उससे वो कमज़ोर होगा। तो वो अपना ये सब कहाँ निकालता है गुबार। मुझे लगता है जब वो इस तरह से बड़े होते हैं तो वो जब उन्हें एक महिला, घर में खास करके पत्नी, गर्लफ्रेंड, जिसके ऊपर वो हक जमा सकते हैं, उसके ऊपर निकालते हैं। और ये हम बहुत आसानी से अपने आसपास देख सकते हैं। लड़कियों की समस्या ये है कि वो देख रही हैं कि उनके साथ में सेक्सिस्ट जोक भी हो रहे हैं, मजाक के नाम पे उन्हें इंसल्ट भी किया जा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं वो सोचती हैं कि यार लेकिन उस दिन तो ऐसा हुआ था, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तब तो वो दौड़ के आया था, सब कुछ उसने संभाला था, ऐसा हुआ था। तो कुछ कुछ चीज़ों को, हमेशा अच्छी चीज़ों को पकड़े रहना चाहती हैं। एज अ वुमन मैं जानती हूँ महिलाएं हमेशा ना जोड़ने का प्रयास करती हैं। जब तक कोई चीज़ बिखर के खराब नहीं होगी, महिला अपनी कोशिश नहीं छोड़ती है। एक मैंने कविता लिखी थी जो काफ़ी वायरल भी गई थी इस चीज़ के ऊपर कि जिस दिन वो कोशिश करना छोड़ दे, आप समझिए आपने वो रिश्ता खो दिया है। और ये बहुत मुश्किल से होता है। वो कहीं ना कहीं प्रयास करती रहती है, ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, दिखता रहता है, ऐसा नहीं होता है कि दिखता नहीं है, पता चलता है कि चार लोगों के बीच में मेरे साथ में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। पर कुछ चीज़ें होती है एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये व्यक्ति जिसे हम सब कुछ समझते हैं, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे साथ ये कर रहा है। ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता है। और मैं बहुत पढ़ी लिखी अच्छी महिलाओं को जानती हूँ अभी भी अपनी सोसाइटी में, इवन साहित्य समाज में, जिनके जीवन में इस प्रकार के उत्पात मचे हुए हैं, पर अगर वो उसको देखकर नज़रअंदाज ना करें तो उन्हें लगता है कुछ उनकी इमेज पे आ जाएगा, क्योंकि जो वो लिख रही हैं और जो उनके साथ में हो रहा है विपरीत है। आप स्त्रीवादी, बहुत फेरोशियस महिला हैं, घर में आप पीटे जा रहे हैं। तो एक छवि से इतना प्रेम है कि लोग निकलना भी नहीं चाहते। पर ये दो तरह से, इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक वो लोग हैं जो हर तरह से इसे पकड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनके पास वापस जाने के लिए घर वाले रेडी नहीं हैं, मायके वाले साथ नहीं देते। दूसरी तरफ वो परिवार भी हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आते हैं, मैं पढ़ाती भी हूँ तो बहुत सारी लड़कियों की बातें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर घर और पति छोड़ देना चाहते हैं। तो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ के बीच का लोग फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी दो लोग साथ रहेंगे, कोई भी दो लोग रहें, ज़रूरी नहीं है पति पत्नी, आप एक रूममेट के साथ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ होता है जहाँ पे आप अपने आप को दबा के, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके या कुछ हद तक हर्ट होकर एडजस्ट करते हैं, तब कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वो अंतर ख़त्म हो गया है। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ लोग करते चले जा रहे हैं जहाँ एडजस्ट करना था, और कुछ लोग बिल्कुल भी एडजस्ट ही नहीं करना चाह रहे थे कि मैं तो 9 बजे उठती हूँ तो मैं तो ये कर ही नहीं सकती। मत करो, पर बात तो करो। मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज़ द की। आप बात तो करें। कई बारी लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने किया क्या है, और बोलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि बोल के अभी एक मेरे साथ में एक हैं, साइंटिस्ट हैं, IIT में हैं, और वो 10-11 साल की उनकी शादी है। वो आती रहती हैं कुछ कुछ अपनी चीज़ों को लेकर, और काउंसलिंग के लिए और कुछ कुछ पूछने के लिए। उन्होंने आज तक अपने पति को ये बताया ही नहीं है कि उन्हें किस चीज़ से समस्या है। अब एज अ मैन, या जो भी उसकी परवरिश है, जो बैकग्राउंड है, अगर वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो उसे बताना तो पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं आप बात कर रहे हैं, मुझे आपकी भाषा में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई चीज़ अगर गलत लगेगी और मैं बोलूँ ही नहीं, हो सकता है आपके लिए वो सहज बात हो। तो लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। सिर्फ इतना इंस्पायर करना चाहती हूँ मैं, कम से कम बोलो और बात करो। जब आप बात करते हैं, मैं अपने पिताजी 80 साल के,
कुछ डिस्कशन में अभी मैंने उनको टोका, कुछ उन्होंने खाने की बात करी, एक बड़ा फ्रेज है उनका फेवरेट, वो उन्होंने कुछ बोला और महिलाओं को लेकर था, तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पर, अचार मुरब्बे वाली औरतें. सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द हाउसवाइव्स कि अचार मुरब्बे वाली औरतों का तो ये कैलिबर ही नहीं होता. मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, ऑफ कोर्स पिताजी हैं वो मेरे, पर मैंने उन्हें वहाँ पर टोका कि पापा आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत बोल दिया. और मैं बचपन से सुनती रही हूँ, मैंने कभी नहीं टोका था उन्हें. हम लोग की ज़बान में भी वो चीज़ आ चुकी थी कि अरे फलाने तो ऐसे हैं. तो जो आप घर में सुनते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, कहते मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कभी, तुमने बोला तो आज मुझे पता चला, अब मैं नहीं बोलूँगा. तो बात तो करो, आप हाईलाइट तो करो कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, चाहे वो पिता है, चाहे भाई है, चाहे पति है, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं प्रोवाइडेड आप बात करने को तैयार हो, प्रोवाइडेड आप ये रिस्क लें कि मेरे बोलने के बाद वो नाराज़ नहीं हो जाएंगे, रिश्ता टूट तो नहीं जाए. रिश्ता वैसे ही टूट रहा है आपका, क्योंकि एक व्यक्ति अगर फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा तो रिश्ता तो टूट ही रहा है. इससे बेहतर है कि बात करिए और सुलझा लीजिए. वो थोड़ा मुश्किल होता है शायद. बिल्कुल. लेकिन आप जो बात कर रही हैं इसके बाद अगर हम बहुत सारे परिवारों की रिश्तों में बात करें, संभवतः दोनों ही लोग का इंटेंशन ये नहीं है कि रिश्ता टूटे. पुरुष नहीं चाहता कि वो रिलेशनशिप अब्यूज़ की सिचुएशन आए, पर वो कर रहा है, उसको पता ही नहीं है. और जो आपने महिला की तरफ से कहा कि कई बार वो उस बात को बता भी नहीं रही है, हो सकता है वो बताएं तो चीज़ें चेंज हो जाएं और दोनों चुप हैं. हम और ये सारी सिचुएशन शायद इसलिए बनती जा रही है कि हम अपने परिवारों को देख के बड़े हुए. हमारे यहाँ शादी के बाद क्या करना है तो बताया जा रहा है, लेकिन शादी करो, रिश्ता कैसे बनाओ, इसके ऊपर कभी भी हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं हुई. आपको लगा ये टाइम अब ऐसा आ गया है कि एक पूरा जो है ना इंस्टीट्यूशन ऐसा भी हो, चाहे वो परिवारों से हो चाहे स्कूल से हो, जो एडजस्टमेंट की बात थी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन एडजस्टमेंट, साथ में रहना, साथ में जुड़ना. और पहले मैं एक चीज़ में और फ़र्क देखता हूँ कि अब चूँकि सभी लोग सक्षम होने लगे हैं तो शादियों की एक उम्र पड़ी है, तो पहले लड़कियाँ दब भी जाती थी उसमें और लड़के भी जो है वो समझ नहीं पाए, या चलो कच्ची उम्र थी. अब दोनों का माइंडसेट भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गया है. तो ऐसे में ये समझ पाना कि रिश्ते को कैसे निभाया जाए और साथ में आगे कैसे चला जाए, अब क्या तरीका देख रहे हैं? मतलब वो इंस्टीट्यूशन स्कूल में तो नहीं हो सकता. स्कूल में सिखा दिया गया कि ठीक है हेल्थ के लिए ये होता है, इसके लिए होता है, गुड टच बैड टच सब सिखा दिया गया, लेकिन ये चीज़ कैसे की जाए, पूरी सामाजिक बात है. और अगर इस पर नहीं ध्यान देते तो धीरे धीरे जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये संस्था परिवार की टूटती चली जाएगी. किया जाता है तो ये बहुत अच्छा कदम होगा. आज की तारीख में हर कोई थेरेपिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता. ये बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि आप कपल थेरेपी के लिए चले जाइए. कपल थेरेपी एक बार में 40-50 हज़ार रुपए देना किसी के बस की बात नहीं है. और जिस किस्म के मध्यम वर्गीय परिवारों में ज़्यादा करके इस तरह की समस्या देखी जाती है, संभव ही नहीं है कि आप थेरेपीज़ के लिए जा पाएँ. बातचीत, लेकिन आपके अगर साथ में भी लोग हैं और वो आपको काउंसिल कर सकें, जैसे मैं पिछले 1 साल से ये जो साइंटिस्ट हैं इनसे हर हफ्ते 10 दिन पे कुछ कुछ बात कर रही हूँ. उनके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने कुछ कुछ अपनी बात कहना शुरू किया है. पर हर वक्त हर कोई शायद इतना खाली ना मिलता हो, तो या तो धर्म स्थानों पे, धर्म गुरुओं में कहीं तो कोई होना चाहिए जो इस चीज़ को शुरू करे. और मुझे लगता है इस पर मैं सोचूंगी कि कहीं पर ये इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए. बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन साथ में चलाना कैसा है. मैं अपनी शादी की बात करूं, मैं 23 साल की थी जब मेरी शादी हुई और मेरा पति 24 साल का था. हम दोनों को ये भी नहीं पता था कि खाना बनाने के लिए कितने इक्विपमेंट चाहिए. हमें यूटेंसिल्स नहीं पता थे. हमारी शादी हो गई, हम दोनों दिल्ली आ गए और अब आपका परिवार, आपके ऊपर जिम्मेदारी शुरू है. किसी ने नहीं बताया. आपको टाइम लगता है अपने आप सीखने में, तो ज़्यादा करके गो एंड क्रैश होता है. व्हेन यू गो यू क्रैश एंड देन यू लर्न द हार्ड वे. अगर काउंसलिंग हो, अगर बातचीत हो, परिवार में लोग बताएं, तो शायद थोड़ा सफ़र आसान हो जाए. और ये करना चाहिए. जैसे हम बेटियों को सिखा के ये भेजते हैं कि ये बोलना, ऐसे मत बोलना, सास से ऐसे बात करना, अपने घर में सुबह उठना, इतनी चीज़ें घर में अभी भी सिखाई जाती हैं कि आपकी शादी हो रही है तो ये सर्टेन तरीका है दूसरे के घर में बिहेव करने का. आई थिंक लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता है. उन्हें आइडिया ही नहीं है. उनकी शादी हो गई, उन्हें ये पता है कि मुझे एक संगिनी मिल गई, दैट्स इट. उसके अलावा उन्हें ये नहीं पता है कि उसके परिवार के साथ में कैसे बिहेव करना है, उसके साथ में कैसे बिहेव करना है. हमारी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कोई डिस्कस ही नहीं करता. और इसीलिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है, क्योंकि 2 इंडिविजुअल साथ में रहें
दो लोग शेयर्ड एक बाथरूम अगर शेयर करते हैं तो इतने झगड़े हो जाते हैं कमरा शेयर करना, जिंदगी शेयर करना, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों पर बात होनी चाहिए और बात नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। लड़के को तो बेचारे को ये नहीं पता होता कि यार अब बीवी को साथ में खाना खाने को बैठने को बोलना भी है कि नहीं बोलना है। तो कोई व्यक्ति जो बाहर से आया है और आपके घर में रह रहा है, उसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है उस समय, क्योंकि उसके ऊपर सबकी नजरें हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती ना। आज आपका ये पहले दिन खाना बना रहे हैं, किसी का पैर छूना है, बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं है, तो आपको वहां पे पति का साथ लगता है। मेरी शादी को 21 साल हो गए और अभी मैं एक शादी में गई थी, मुझे आधे लोग मुझे पहचान में ही नहीं आते, क्योंकि बहुत रेयर आप मिलते हो ना लोगों से, तो मैं साथ में रखती हूँ वो व्यक्ति अपने कि देखो बताते जाना पैर कहाँ छूने। पता चले हम दिल्ली पहुंचे, उसके बाद 4 लोगों के फोन आ रहे हैं जो नाराज हो गए तो शादी के बहुत साल बाद भी एक दूसरे का सपोर्ट लगता है आपको, जब भी आप किसी पब्लिक गैदरिंग में जाएं। तो शुरुआत में तो ऑफ कोर्स हाथ पकड़ के पैर जमा के आपको चलना है, तो साथ लगेगा। इसी में जब हम एक बार फिर रिलेशनशिप अब्यूज की बात करें, अब होता क्या है कि लड़कों का ये मानना है और ये अब्यूज में आ जाता है क्योंकि उनको नहीं पता चलता, जो हम बात कर रहे हैं, कि मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन क्लियर है, वो उसके मन में ये नहीं है कि उसको दबाना है लड़की को, लेकिन उसको ये पता है कि यार बाहर ऐसा होता है, तो वो चाहता है कि भाई बचाव करके रखे। या इनसिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे जो है तो पॉजिटिवनेस प्रोटेक्शन दोनों है, कई जगह ये ओवर है, कई जगह पर ये जेन्युइनली नीड हो जाती है, बहुत जगहों पर ये अक्षर में नीड भी हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी आज भी वैसी नहीं हुई है। सारी थ्योरेटिकल हम जितनी बात करें, प्रैक्टिकल ये है कि भाई क्राइम है आज भी, क्या आप उससे बच सकते हैं किन चीज़ों से, या बहुत जगह प्रेडेटर्स हैं, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, हो सकता है आपको ना पता हो। तो कई बार पार्टनर का वो कहना भी जो है वो इंटेंशन बड़ी क्लियर हो सकती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग का सारा कंफ्यूजन कैसे, मतलब ये हम लड़कों को आप बताइए कि यार हम लोगों को समझ में आए कि कब आप पॉजिटिव हो रहे हैं, कब आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव तो ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और कब आप एक जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं। इसमें वही, अगर आपकी दोस्ती नहीं है, शादी में प्यार व्यार, मुझे लगता है इसकी एक लिमिट है। हर चीज़ एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फेड होती रहती है। दो लोगों को बीच में जो साथ में रहने वाले हैं, दोस्ती बड़ी आवश्यक है। जैसे आप बहुत आराम से अपने दोस्त को कोई बात बता सकते हैं कि ऐसा कर वरना ऐसा हो जाएगा, उतनी आसानी से शायद अपनी संगनी को, अपने जीवन साथी को आप नहीं बता पाते हैं, क्योंकि दोस्ती की कमी है। मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप की एक नींव ज़रूर होनी चाहिए शादीशुदा लोगों के बीच में, खास करके, या इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। अगर आपकी दोस्ती है तो आप सहजता से बता पाएंगे, पर उसमें भी वही क्वेश्चन मार्क है कि कब और क्या। कई बार ऐसा होता है जब पति या बॉयफ्रेंड ये बताता है कि मुझे पता है कि लड़का क्या सोच रहा होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, आपको पता है कि लड़का क्या सोच रहा है, इसलिए आपने इस तरह से रिएक्ट किया, या सावधान करने की वजह से ओवर प्रोटेक्टिव हो गए और मेरी आज़ादी आपने बाधित कर दी। पर उसमें आपके रिएक्शंस आप तो उस महिला के साथ में रहे, आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ आ रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका मैसेज जाता है वो ये नहीं जाता कि दुनिया ऐसी है और उसकी नीयत खराब हो सकती है। आपको मुझ पे भरोसा करना है, आपका काम है ट्रस्ट मी। और अगर आपको लगता है कि दुनिया खराब है तो आप मुझे बताइए कि फलाना व्यक्ति ऐसे कर रहा था, मुझे डाउट है कि हो सकता है उसके दिमाग में ये बातें हों, तो तुम प्रिपेयर्ड रहना, कोई बात हो तो कॉल करना। आप वो स्पेस दीजिए, आप अपना कंसर्न आपने कन्वे कर दिया कि यार फलाना व्यक्ति तुम्हारा दोस्त है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कंसर्न पर आप उसको वो जगह दीजिए। आपने दिमाग में बात डाल दी, आपका काम वहीं पर ख़त्म हो गया। पेरेंटिंग में नहीं है आप, ना हाथ उठाना है, ना डांटना है, ना ज़बरदस्ती घर पे बिठाना है। आपका काम है कन्वे कर देना। आपकी कंसर्न थी, आपने बता दिया, ठीक है, मैं उस चीज़ को दिमाग में रखूँगी कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है। इस व्यक्ति से बात करते हुए मुझे सावधान रहना है। बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। और एक बार आप दिमाग में डाल देंगे ना, विमेन बहुत इस चीज़ को लेके शार्प होती हैं। एक बार दिमाग में है बात तो वो छोटा सा भी सिग्नल मिलेगा, छोटी सी भी हिंट मिलेगी, वो कैच करेंगी और उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, कट दिस थिंग ऑफ। ट्रस्ट में लड़कियों को आपसे पहले पता चलता है कि किसका इंटेंशन क्या है। तो अगर वो उसके बावजूद किसी से मिल रही है तो
तो भरोसा कीजिए, या तो उनके दिमाग में कुछ है, आपका काम है, आपकी दोस्ती है, या वो कैसा है इसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है। ट्रस्ट हर, नैग करने की आवश्यकता नहीं है, दबाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कंसर्न को कन्वे कीजिए, ट्रस्ट हर। क्योंकि जैसे ही आप ये सवाल उठाते हैं उसे लगता है आपने उसके चरित्र पे, उसकी सोच पे सवाल उठाया है, वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। आप शक ना करें, भरोसा करें। फिर आपको लगता है कहीं पर कुछ है और आपके बीच में आने की आवश्यकता है, कीजिए, लेकिन पहले बात कीजिए। क्योंकि आप जब भी कुछ ऐसा करते ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक्ट करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, प्रोटेक्टिव हम बच्चों के साथ में भी होते हैं। मेरे 2 बड़े भाई थे और उसके बावजूद कभी किसी ने मुझे हाथ पकड़ के घर के अंदर नहीं बिठाया, ज़बरदस्ती दुपट्टा नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा बताया, इवन लड़कियों को लेके जो दोस्त थी उनके लिए भी, कि तुम्हारी फलानी दोस्त आती है, कुछ ठीक नहीं लगता। उन्होंने कह दिया मेरे लिए इतना काफ़ी है, मैं ध्यान में रखूँगी। कभी ये नहीं कि इसके साथ जाना नहीं है, उसके साथ बात नहीं करनी है। इस वजह से पर्सनालिटी डेवलप होती है, कुंठाएं नहीं आती हैं। तो ना आदमियों में आए ना औरतों में आए, उसके लिए बात करना ज़रूरी है। हाईलाइट कर दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं, किसी भी चीज़ पे नहीं। मतलब जीवन साथी के साथ आप दोस्त बने, गार्जियन बनने की जरूरत नहीं है। कभी जरूरत हो तो हो जाए, ठीक है, क्योंकि पार्टनर हैं, होंगे। ये एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। रिलेशनशिप में इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब एक जनरल जो बात होती है उसी की बात हम और करते हैं, और ये आप एक कहानी के अंदर भी नज़र आता है। एक बहुत कॉमन सा परसेप्शन है, कहा जाता है कि महिलाएं ही महिलाओं को नीचे खींचती हैं या आरोप लगाती हैं। ये आपकी कहानी में भी नज़र आता है। आपकी कहानी में कई महिला पात्र हैं, सिया है, तृष्णा है, मीरा भी है। सभी कैरेक्टर अलग अलग हैं। वो अपने काम को हर कोई अलग अलग तरीके से देख रहा है। एक का काम है जिसको कि कैरेक्टर असैसिनेशन ही करना है, एक है जिसको लगता है कि मुझे सक्सेस चाहिए तो उसके लिए अगर बॉडी को यूज़ करना है तो करना है, जैसे भी करना है। दूसरे का मानना है कि अपना इन सब चीज़ों से दूर जो अपनी आइडेंटिटी है उस पर। तो हमें सारे शेड्स नज़र आते हैं। लेकिन इन दिनों में क्या हुआ कि ये जो बात है इसके लिए कहा जाने लगा कि बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गया कि महिलाएं ही महिलाओं को खींचती हैं नीचे। इस पे आप क्या कहेंगी? क्योंकि जब हमने पिछली बार बात की थी तब से तब तक गंगा में बहुत पानी लग गया है। तो अब जो है पूरा डिस्कोर्स चेंज हो चुका है। और ये बात कहने पर ये तुरंत क्वेश्चन आता है कि आप लोग जनरलाइज कर रहे हैं, लेकिन हाउ डू यू फील एज अ वुमेन कि ये कहाँ है? मुझे लगता है ये जो पेट्रियार्की की जो सोच है, इसको मैंने पहले भी कहा है, पुरुषों ने जब बनाई होगी तब बनाई होगी, जब बनाई होगी। उसे पाला पोसा बढ़ाया महिलाओं ने, और ये एक वजह है जिसकी वजह से ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स आते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं को खींचते हैं। आप देखेंगे कि एक लड़की बाल धो के, बाल खुले करके, टीनेज लड़की, किसी भी हम अपने मोहल्लों में और उसमें देख लें, टियर 2 सिटीज़ में, घर के बाहर निकलेगी, उसे पहला व्यक्ति कौन टोकेगा? आप बताइए, कौन टोकेगा? माँ होती है। माँ टोकेगी, दादी टोकेगी, चाची टोकेगी, पिता नहीं टोकेगा, चाचा नहीं टोकेगा। वो हमेशा माँ, दादी, चाची, मामी, मौसी, महिलाएं ही होती हैं जो टोकती हैं। लेकिन मैं इसमें ये जोड़ूं, जो हमने प्रोटेक्शन वाली बात की थी, बिल्कुल, मैं उसके ऊपर आ रही हूँ। तो जो पिता होगा वो बेटी को नहीं टोकेगा, वो माँ को कहेगा कि ऐसे घूम रही थी, कैसे आपने देखा नहीं, कैसे निकल गई, तुम्हारी बेटी ये कर रही थी। जैसे ही बच्चा, चाहे लड़का हो लड़की हो, जरा सा कुछ इधर उधर करता दिखेगा, सबसे पहले तुम्हारा बेटे, तुम्हारी बेटी आएगा। तो वो दोष नहीं आए, पहली चीज कि कोई दोष नहीं आए। दूसरा, बाहर की दुनिया खराब है, सबसे पहले जो टोकेगा वो घर की महिलाएं होंगी। और वो सिर्फ ये एक, तो मैंने आपको बताया कि बाहर निकल रही है, अब वो पार्क जा रही है कि वो कॉलेज जा रही है बाल खोलकर, उसके ऊपर हो गया। दूसरी चीज, आगे पढ़ना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती है, कौन सबसे ज्यादा पीछे पड़ेगा? घर की महिलाएं सबसे पहले और सबसे ज्यादा पीछे पड़ेंगी हमेशा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये किसी प्रकार से हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कि मेरे ऊपर सवाल आए, हर चीज का ठीकरा उनके ऊपर फूटता रहा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने डर हैं,
तो उन्हें लगता है कि ये लौट के मेरे पास में आएगा, उसके पहले नहीं, करनी है करनी है करनी है, वो लग जाएंगी पीछे। तो जो महिलाएं महिलाओं को पीछे खींचती हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि उन्हें पितृसत्ता में इसी प्रकार से बनाया गया है, उस माहौल में ढाला गया है कि अब आपका काम है, घर की इज्जत का भार सारा लड़कियों के ऊपर ही डाल रखा है। पता नहीं कहाँ की कौन सी इज्जत है जो कहाँ लुट जाएगी भगवान जाने, लेकिन वो उसी के ऊपर है। लड़की ने अगर शादी आपके हिसाब से नहीं करी, भले वो कितना दुखी रहे, आपकी की हुई शादी में फर्क नहीं पड़ता, आपने कर दी, अपने टाइम से कर दी, आप गंगा नहा लिए। वो कुछ परसेप्शंस बने हुए हैं और उनको पालने का काम, उसे जीने का काम हमारे घर की महिलाएं करती आई हैं। ये चीज़ वर्किंग हो जाने के बावजूद, आगे बढ़ जाने के बावजूद, जो आपने अभी इतने सारे कैरेक्टर्स के नाम लिए, मैंने वो वर्क कल्चर में ऑफिस का वो माहौल बुना है जैसा होता है। कुछ लोग होते हैं, किसी महिला को बहुत दिन रात काम करे और प्रमोशन मिल जाए, आदमी और लड़के जो बोलेंगे वो बोलेंगे, औरतें और लड़कियां भी ये बोलेंगी, यार ऐसे हम भी साड़ी पहन के आ जाते, हम भी ऐसा करते, लटके झटके करते तो हमको भी मिल जाता। कोई नहीं देखता है किसने कितना काम किया है। सबसे आसान होता है सबसे पहले कैरेक्टर असैसिनेशन करना, तो वो खाली पुरुष नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है कहना कि पितृसत्ता पुरुष चला रहे हैं। उन्होंने ट्रेनिंग दे के महिलाओं को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो सर्कस के जो शेर है ना, वो वाला हाल है कि हंटर इधर दिखेगा नहीं, उसके पहले वो कलाबाजियाँ पहले ही करने लगेगा। तो महिलाएं उसे चला रही हैं, इस वजह से ऐसा है। अगर महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करें, दुनिया बहुत बेहतर हो जाए। पर आप रोज़ देखते हैं, फेसबुक से लेके यहाँ तक जितने हंगामे होते हैं, सबसे ज़्यादा एक दूसरे की इज्जत कौन उतार रहा होता है? कभी किसी पुरुष लेखक के ऊपर इतना वो देखते हैं आप, विमर्श, विवेचना, आलोचना नहीं होता। विमेन आर इजी टारगेट। तो विमेन के ऊपर ही आपने एक कहानी लिखी, महिलाओं के पात्र को लेके, और एक अब चूंकि कैटेगरी में डिवाइड करने की बात हो जाती है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। कुछ समय पहले दैनिक जागरण के संवादी में साहित्य में नारी वंदन करके एक सेशन था, सेशन में था, 4 महिला लेखिकाएं उसका हिस्सा थी, और वहाँ पर एक ऑब्जेक्शन उठा था कि भाई स्त्री लेखन क्या अलग क्या होता है, ये मुख्य धारा में क्यों नहीं। तो एक तो मैं इस पे आपके भी विचार जानना चाहूँगा कि स्त्री लेखन को क्या आप अलग देखती हैं, उसको लेखन ही माना जाना चाहिए, 1। सेकंड, विमेन इश्यूज़ को अगर आप उसको स्त्री लेखन नहीं कहेंगे तो जो जितनी महिलाएं लिख रही हैं, अधिकतर के साथ हम देखते हैं कि वो महिलाओं के मुद्दों पर ही लिख रही हैं। बहुत कम किस्से मनु भंडारी महाभोज लिख जाते हैं, बहुत कम हमारे पास उदाहरण है। अदरवाइज आइडेंटिफिकेशन यही है, एक्सपेक्टेशन भी एक्चुअली यही है कि आप ये लिखिए, आप क्यों लिख रही हैं। तो ये स्त्री लेखन का जो पहले का टाइम और वर्तमान का जो टाइम है, इसमें चेंजेस आप किस तरह देख रहे हैं? और ये जो सारा क्वेश्चन है कि क्या ये टर्म रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मुझे लगता है जिस तरह से दलित चिंतक, स्त्री विमर्श, इस तरह से कुछ जॉनर्स बना दिए गए हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालना शायद डब्बों में डालना आसान होता है, इसलिए ये खाके बनाए गए हैं, इसीलिए ये चीज़ें अलग की गई हैं। नॉर्मली स्त्री भी उतनी मनुष्य है जितना पुरुष है, तो ये लेखन होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्त्री लेखन या स्त्री विमर्श की बात नहीं है। हाँ, विमर्श बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो विमर्श तरह तरह के लिखे जाते हैं और हर विमर्श को अलग से एक टैग नहीं दिया जाता है जो स्त्री लेखन और स्त्री विमर्श को दिया गया है। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये मनुष्यता में रहना चाहिए, लेखन में रहना चाहिए, स्त्री लेखन में नहीं रहना चाहिए। और चेंजेस अपने समय में तरह तरह की कहानियाँ, मुझे लगता है हर लेखक हर तरह की कहानी लिख चुका है। कुछ ऐसा होगा नहीं जो कहीं के किसी लेखक ने कभी एड्रेस ना किया हो, इंक्लूडिंग जो बेहया की कहानी है। आई एम श्योर तरह तरह से लोगों ने पहले भी लिखी होंगी। हम वो लिखना चाहते हैं जो हमारा समकालीन है, इस समय हमारे समाज में चल रहा है, उसे मैं लिखना चाहती हूँ। मुझे लगता है उसे कहीं ना कहीं पे रजिस्टर होना चाहिए, तो वो मेरी किताबों में हो जाए। उसे अगर आप स्त्री लेखन में डालना चाहते हैं, मुझे कोई समस्या उससे भी नहीं है, लेकिन अगर उसे लेखक या लेखन कहा जाएगा, स्त्री लेखक स्त्री लेखन की जगह, तो वो बेहतर होगा। और अंतर, आज की तारीख में लोग बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, महिलाएं पहले से कहीं ज़्यादा लिख रही हैं, उसके बावजूद
इस पूरी ये जो बेस्ट सेलर की लिस्ट थी जो पिछली बार की थी, अगर मैं अक्टूबर से दिसंबर 23 की बात करूं, अनुवाद को छोड़ दीजिए, कथा कथेतर कविता में एक ही नाम था महिला, बेहया थी और कोई नाम नहीं था। क्यों नहीं था? ऐसा नहीं है कि महिलाएं लिख नहीं रही हैं या उन्हें पढ़ा नहीं जा रहा है, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमने टैग कर दिया कि ठीक है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ये स्त्री लेखन का ये डब्बा है, इसमें से किसी को उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग लेते नहीं, क्योंकि स्त्री लेखन में है, बहुत सारे पुरुष उसे पढ़ना ही नहीं चाहते, वो पढ़ेंगे ही नहीं कि अरे हमारे टाइप की किताब नहीं। क्यों उसको कैटेगराइज करें और फिर उसके लिए पाठक आप कम कर दें स्त्री लेखन बोल के। कहानी है, हमारे समाज की कहानी है। जैसे नायक हो सकता है वैसे नायिका भी हो सकती है। क्यों हमने मान रखा है कि हर जगह नायक ही होना चाहिए? नायिका प्रधान भी चीज़ें हो सकती हैं। अब क्योंकि नायिका प्रधान है इसलिए वो स्त्री लेखन हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नायक प्रधान है तो हम कहते हैं ये पुरुष लेखन है, हम नहीं कहते, हम समाज की कहानी मानते हैं। तो वैसे ही माने तो बेहतर। तो एक ये जो क्वेश्चन आपने बड़ा रेलेवेंट उठाया कि भाई उस लिस्ट में महिला जो है एक कैटेगरी में ही नजर आती हैं अनुवाद को छोड़ के। अब अनुवाद में इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजी से या किसी अन्य भाषा से अनुवाद हुआ था हिंदी में, तो क्या ये हिंदी की समस्या है? क्योंकि महिला लेखिकाएं जो हैं वो अन्य भाषा में, अंग्रेजी में तो प्रॉपर नज़र आ रही हैं, हिंदी में जो मेरा जितना भी अनुभव है, कम पढ़ा हूँ मैं तो जितना मैंने कम पढ़ा है उसमें मैंने ज़्यादातर देखा कि महिला लेखिकाओं की या तो कहानी संग्रह ज़्यादा हैं या कविताएं ज़्यादा हैं, उपन्यास तुलनात्मक रूप से कम हो जाते हैं। तो क्या ये हिंदी भाषा के साथ भी एक समस्या है कि इस भाषा में महिलाओं ने जॉनर खुद भी डिसाइड किया कि वो यहीं रहेंगी? अनुवाद की श्रेणी में ही आप देखें तो पौराणिक कथाएं पे महिलाएं लिख रही हैं। अदरवाइज एक समय में हिंदी के अंदर जो है वो अंग्रेजी में भी देवदत्त पटनायक कमीशन की ही चर्चा चल रही थी। अभी उसके अंदर हम चित्रा बनर्जी को भी देख रहे हैं, उसमें अमीर गणात्रा को भी देख रहे हैं, उनका भी नाम आता है। नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंदर भी अगर मैं हिंदी में बात करूँ, अंग्रेजी में आपको मिल जाएगा। रिसेंटली मुझे एक बहुत शानदार किताब मिली, क्योंकि मानते हैं महिलाओं को फाइनेंस समझ नहीं आता, लेकिन म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब, एक फीमेल राइटर, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो किताब कुछ पन्ने मैंने पलटे थे, बहुत अच्छी किताब थी वो। तो अंग्रेजी के अंदर महिलाएं विषय भी तय कर रही हैं, नॉन फिक्शन में भी जा रही हैं, फिक्शन में भी वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। हिंदी में अभी भी या तो कविताएं, और वो कविता भी घूम फिर के वहीं होती है, कहीं स्त्री लेखन जो हम बात कर रहे हैं उस दायरे से बाहर नहीं निकल रही, और कहानी संग्रह भी घूम फिर के वहीं रह जाएगा। मैं, मेरे पिता, प्रेमी और मेड, इससे आगे मतलब ये नहीं कर रहा सब यही लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी लोग पकड़ते कि आपने ऐसा कहा था, नहीं, लेकिन इसकी बहुतायत हमें नजर आ रही है। तो ये हिंदी में ये समस्या क्यों आपको नजर आ रही है? और ये इसलिए सवाल आपसे और ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि आपने इस किताब को पहले अंग्रेजी में लिखा था, फिर आप अंग्रेजी से हिंदी में आती हैं, और इंटरेस्टिंगली माना ही जाता है कि अंग्रेजी में किताब ज़्यादा सफल पाती है, इसकी हिंदी में ज़्यादा चर्चा हुई है इस किताब की। जी, इसमें अगर मैं शुरू से शुरू करूं, ये जो लेखक है और जो उसका पब्लिशर है, जब आप कुछ लिखते हैं और भेजते हैं तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन है आपके पब्लिशर की, और जो वो एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है वहाँ पर भी बहुत सारी बैरिकेडिंग है। इसने मान रखा है कि महिला इस प्रकार की कहानी बेहतर लिखेगी। जैसे अभी आपने कहा म्यूचुअल फंड पे आपको किताब मिली और आपको ऐसा माना जाता है, तो बहुत कुछ जो माना जाता है उसके चलते कुछ बैरिकेडिंग है और उसके आगे बढ़ने दिया नहीं जाता। ऐसा नहीं है, हर प्रकार की किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन शायद वो अपनी सही जगह तक पहुंच नहीं पाती हैं, या अच्छे पब्लिशर द्वारा मुझे लगता है इतनी लिखी जाती हैं, इतनी सारी छपती हैं, बहुत किताबें मेरे पास आती हैं, उनकी कहानी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेमी, पिता और महिला पे हो, उससे अलग भी कहानियाँ आ रही हैं, पर वो सही जगह तक, सही लोगों तक, सही पब्लिशर तक, सही पब्लिशर जब मैं कहूँ बड़ा पब्लिशर तक या तो पहुँचती नहीं है, या जाती है तो वो छप नहीं पाती है, जिस वजह से कुछ वही विषय रह गए हैं, स्त्री लेखन मान के स्त्री द्वारा वही छापा जा रहा है। तो ये पूरी तरह से हिंदी बेल्ट में स्वयं का बनाया हुआ एक खाका है, और उसमें वो बना के उन्होंने उसमें महिला लेखन को डाल दिया, और वो मान के चलते हैं महिला के लिखे से आया है तो इसी प्रकार का होगा। मैं अपनी सेकंड किताब की यहाँ पर बात करती हूँ। दरकते दायरे जब लिखी गई तो मैंने ये सोच कर नहीं लिखा था कि ये महिला है, क्योंकि मुझे पहली बार में भी नहीं पता था कि मैं महिला लेखन कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक कहानी लिख रही थी। दोबारा में भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं स्त्री लेखन कर रही हूँ, क्योंकि स्त्री विमर्श जैसी वहाँ कोई बात ही नहीं थी। तो उसे उठाकर एक अलग
कैटेगरी में डालने का प्रयास हुआ, LGBTQ कैटेगरी में डालने का। मुझे लगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत एक सामान्य समाज की बात हो रही है, जो 90s की कहानी चल रही है और वहाँ पे हम सेक्सुअलिटी के साथ साथ में बात कर रहे हैं। वो इतना भारी विषय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि ये जो भारी विषय हैं इनको टैकल करने की समझ या तो पुरुषों में है या हिंदी में जो कुछ गणमान्य नाम है उनको है, अन्यथा ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो उसे एक्सप्लोर करे और लिखे। तो ये हिंदी बेल्ट की यकीनन समस्या है कि हमारे पास में कुछ लोग हैं जो वैलिडेट करते हैं कि कौन बड़ा लेखक है, कौन छोटा लेखक है, कौन अच्छा लेखक है, कौन औसत लेखक है। मैं एज अ लेखक हिंदी बेल्ट द्वारा खारिज लेखक हूँ, एंड विच इज़ फाइन, क्योंकि मैं खुद को पत्रकार मानती हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पाठक पढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपना लिया, बाकी कोई अपनाता है नहीं अपनाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे अगर आपको वैलिडेशन नहीं मिला है। तो ये समस्या यकीनन सिर्फ हिंदी बेल्ट की है। मठाधीशी यहाँ पर है और उसके चलते बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, या जो बेहतर हो सकता है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है। सैड। तो हिंदी से ही वापस एक मुद्दे पे और आते हैं, जो कि स्त्री लेखन की हम बार बार बात कर रहे हैं। फेमिनिज्म को लेके भी, और ये खैर हिंदी ही नहीं, ये तो हर भाषा में ये है, ये डिबेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड से अजब गजब डिबेट है उसको। और इसमें भी जो है फेमिनिस्ट की परिभाषा को लेके जब महिलाएं या पुरुष दोनों ही नज़र आते हैं तो वो आपकी कहानी के बहुत सारे पात्रों जैसे ही नज़र आते हैं। एक जिसका मानना है कि कैसे आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, कैसे अपने आप को एज अ डिग्निफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे रखना है, और वहीं दूसरे का कुछ और तरीका है। फेमिनिज्म की सारी डेफिनेशन के अंदर में कई बार एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, कई बार वो मेल बैशिंग बन के निकलता आ रहा है। कई बार अगर आप किसी चीज़ को ठीक करना चाहेंगे तो जिसने तय कर दिया है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तुम कौन होते हो, वो आपसे ये कहेंगे कि आपको फेमिनिस्ट की डेफिनेशन नहीं पता। तो आपकी दृष्टि में, क्योंकि आपके पात्र भी जो हैं वो अलग अलग, और इंटरेस्टिंगली वो एक साइड एक तरह के नहीं, वो सभी उसको कवर अप करते हैं। आपकी दृष्टि में ये फेमिनिज्म क्या है? आप खुद को कैसे देख रही हैं एज अ फेमिनिस्ट? या आपकी मदर की बात करें, और करंट एनवायरनमेंट में फेमिनिस्ट की डेफिनेशन समझें किसको, कि किसको हम माने, फेमिनिज्म एक्चुअली है क्या? ये जिस चीज़ के साथ वाद जुड़ जाता है वहाँ बहुत सारा विवाद है। आप किसी भी प्रकार का वाद उठा लीजिए, मार्क्सवाद उठा लीजिए, समाजवाद उठा लीजिए, कोई वाद उठा लीजिए, स्त्रीवाद की स्थिति वैसी सी हो चुकी है। सबके अपने अपने राम हैं, जिस प्रकार से स्त्रीवाद भी सबका अपना अपना हो चुका है। जबकि बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि हमें इस पितृसत्तात्मक जो सत्ता रही है उससे बाहर निकल के इक्वालिटी चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि यदि नवीन को एक 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ में इतनी सैलरी मिलती है, इस प्रकार के एजुकेशन बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के साथ में, तो मुझे भी उस एजुकेशन बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के साथ में उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ इक्वालिटी की बात कर रही हूँ कि क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए मुझे कुछ कमतर मिले, वो नहीं होना चाहिए। वो मौके के लिए भी है, वो मेरी मेहनत की तनख्वाह के लिए भी है, वो हर तरह से है। इतनी सी बात है, बहुत बेसिक सी। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो कहीं कहीं पर्सनल लोगों का जो इंडिविजुअलिज्म है वो हावी हो जाता है, और कुछ नहीं है। कि छोटी सी चीज़ को उठा के, कई बार स्त्रियां भी गलत हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्त्री है। जैसे एक मेरी कहानी में, इसी कहानी में एक इंसिडेंट आता है जहाँ पर सिया कहती है क्योंकि एक औरत रो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी गलत है, हो सकता है वो औरत भी गलत हो। तो ये समझ अगर आपको नहीं है, खाली परचम उठा के आप चलेंगे, ये राजनीति है, इसका कोई लेना देना स्त्रीवाद से नहीं है। ये सिर्फ आप या तो अपने आप को स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं या अपनी कोई आपकी विचारधारा है उसकी वजह से। और स्त्रीवाद में और स्त्री में इतनी करुणा होती है, वो हमेशा मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए इतनी एम्पैथी होती है, इतनी कंपैशनेट होती है। महिला एक्सट्रीमिज्म में जाए किसी भी चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा ऑड लगता है, मुझे लगता है, क्योंकि अंदर से आपको सेंसिटिव ज़्यादा बनाया ही है, ईश्वर ने आपको उस तरह से बनाया है। तो बेवजह की चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हाँ गुस्सा आना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, एग्रेशन, वो अलग चीज़ है। पर ये स्त्रीवाद के नाम पे जिस किस्म के विवाद होते हैं, ज़्यादा सूडो फेमिनिज्म के हैं, और मैं इन चीज़ों के लिए मुझे पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन ये सूडो फेमिनिज्म है बेवजह का।
क्योंकि मुझे एक जो डिफरेंस नज़र आया कि जब बात इक्वलिटी की आप बात कर रही हैं तो यहाँ पे फिर पुरुषों का भी माइंडसेट चेंज हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें साथ में है। Exactly. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ पर ये पे की जो आपने बात की, ये शुरू हुआ कि ग्रेड बना दिया जाए। अब वो ग्रेड जो है वो पहले अपने मनमाना था, लेकिन अब वो ग्रेड में तय हो गया है कि इतना एजुकेशन, इतना एक्सपीरियंस, आप इस ग्रेड में आते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली ठीक है तो। और उस पे ग्रेड का एक पे स्केल भी तय हो चुका है। तो अब ये नहीं हो सकता कि भाई एक आदमी को उसमें कितना मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, तो आप उस बैंड के अंदर ही होंगे, चाहे कम भी होंगे तो आप उस बैंड में होंगे। तो ये प्रयास भी पूरा मैनेजमेंट तो पुरुष ही है, वही उस चीज़ का प्रयास है। ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊं, जैसे IIT में जहाँ पर मेरा ऑफिस है, वहाँ पे बहुत सारे PhD के बच्चे बैठते हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। जो प्रोफेसर हैं जिनके अंडर ये बच्चे बैठते हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ अ मेल प्रोफेसर। उसके बावजूद वहाँ पे हमने एक एनवायरनमेंट तैयार किया है, और वो अकेले मेरे करने से नहीं हुआ है, उस व्यक्ति की रजामंदी भी रही और कोऑपरेशन भी रहा, जो कि पुरुष है, कि अगर महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड्स में है तो उनके लिए हमने पैड्स की व्यवस्था भी कर रखी है लैब में। वो छुट्टी लेना चाहती तो सब कुछ ना बहुत इजी, कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जब नियम बन के आएगी तभी शुरू होगी। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है तो आप किसी भी साथी मनुष्य के लिए, वो समस्या में है तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। तो वो सभी कोई करता है, बहुत सारे पुरुष हैं आज की तारीख में जो ये चीज़ कर रहे हैं। कई लोगों को समस्या होती होगी, बदलने में वक्त लगता है, पर चीज़ें बदल रही हैं। मैं हमेशा पूरी तरह से वो नेगेटिव नहीं है, चीज़ें पहले से बहुत बदली हैं, थोड़ा और धक्का मारा जाएगा, दरवाजे खुलेंगे। तो चलिए आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं जो आपकी परिभाषा है उसके हिसाब से अगर हम देखें, 3 ऐसी महिलाएं, एक पत्रकारिता या ये कह रहे हैं कि मीडिया इंडस्ट्री से, एक फिल्म से और एक पॉलिटिक्स से, ये 3 एक एक उदाहरण जिनको आप मानते हैं कि हाँ ये जो है ये फेमिनिस्ट है, जिसको मैं देखती हूँ कि हाँ शी इज़ द आइडियल फेमिनिस्ट। फिल्म में मुझे लगता है जितने बहुत सारे लोग जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से आज की तारीख में प्रियंका चोपड़ा, अमेजिंग, बहुत क्लैरिटी है उनको, उनके साथ में कोई पाला नहीं है। उन्होंने ना राजनीतिक तौर पे, ना शायद बॉलीवुड के जो उनके खेमे होंगे उसको चुन रखा है। जहाँ जब ज़रूरत हुई है उन्होंने आवाज़ उठाई है। वो आवाज़ चाहे किसी राइट विंग को मानने वाली कोई अभिनेत्री हो या लेफ्ट विंग को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव कि कौन थी, जब ज़रूरत पड़ी, जहाँ पड़ी, उन्होंने हमेशा उस चीज़ को वॉइस किया है। तो वो मुझे एक लगती है बैलेंस्ड और फेमिनिस्ट, जो बहुत ही और अच्छा काम भी कर रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर एजुकेशन का वो बहुत सारा काम करती रहती हैं। तो प्रियंका चोपड़ा एक वो। पॉलिटिशियंस में मुझे सुषमा स्वराज लगती थी, बेहद, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं देखा कौन किस पार्टी से है, कैसे है, जिसकी मदद करनी हुई या बोलना हुआ, एक बोलने का भी एक जो उनकी भाषा थी, भाषा की मर्यादा उन्होंने कभी नहीं खोई। अगर उन्होंने किसी को किसी की धज्जियाँ भी उड़ाई तो भी उन्होंने भाषा की मर्यादा कभी नहीं खोई, जो आज की पॉलिटिक्स में, आज की तारीख में जैसे मुझे लगता है कि एकदम डिसअपीयर हो गया है, ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाषा में मर्यादा नहीं है, बोलता तो कोई भी कुछ भी है। मैं शायद स्मृति ईरानी को इसमें रखती, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे वो शायद कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी आपको ना पार्टी नहीं देखनी होती है। जब बात महिला की आएगी और महिला की इज्जत की आएगी और सही गलत की आएगी, तो आपको सही चुनना होता है। उस समय आप पार्टी लाइन से चीज़ें लाइन नहीं कर सकते। और वो मैं और पार्टीज़ में भी देखती हूँ, इतने बड़े बड़े लोग हैं, नाम क्या ही लोग हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे नेता हैं, पर कोई भी इस लायक नहीं है। उनके लिए, इनको रेप थ्रेट मिली तो बुरा है, उनको रेप थ्रेट मिली तो सही है। ये चीज़, यही सब कुछ फेमिनिस्ट का हाल भी है, जो हमारे फेसबुक से लेके हमारे आसपास की दुनिया में है। ये वाला रेप थ्रेट सही है और ये वाला रेप थ्रेट, ये वैसा ही हो गया है जैसे पहले कम्युनल की डेफिनेशन थी। बिल्कुल। गुड कम्युनल, बैड कम्युनल, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। सेम चीज़ आज की तारीख में फेमिनिज्म में हो चुकी है। इस महिला को गरियाया तो बहुत अच्छा किया, उसे अरे उसको कैसे कह दिया। तो वो जो आपकी सोच के साथ में इत्तेफाक रखता है या आपके फॉलोअर्स में से एक है, उसकी रक्षा के लिए आप तत्पर हैं, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह। अन्यथा आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आप किसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं। तो ये एक बुरी चीज़ है।
पॉलिटिक्स हो गई, और आपने तीसरा पूछा मीडिया में। पलकी शर्मा उपाध्याय, अमेजिंग। अभी तक मैं जितना भी लोगों को देखती आ रही हूँ, सबके साथ समस्या है कि वो बोलना चाहते हैं, पर उनकी जो एक विचारधारा है वो शायद उन्हें सही गलत के खिलाफ खड़े नहीं होने देती। उन्हें पता है ये गलत हो रहा है, पर यदि वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा उससे इफेक्ट होगी। इसलिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं वॉइस करना अपनी ओपिनियन को। पलकी शर्मा के साथ मैं ये चीज़ नहीं देखती हूँ, तो वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगती हैं आज की जनरेशन में जर्नलिस्ट्स में। अच्छा, तो तीन छोटी छोटी चीजें, क्विक आंसर। लखनऊ या दिल्ली? लखनऊ। खाना कौन सा पसंद है, फेवरेट? राजमा चावल। फिल्म पसंद की? फिल्म पसंद की, जितनी मेरी पसंद की फिल्में वो किसी ने देखी नहीं होती है। फिर भी बता दीजिए, शायद कोई अब देखे। ऐसा प्यार कहाँ। ओके। ये एक ऐसी फिल्म है, यकीनन नहीं देखी होगी आपने, भाई बहन के प्यार के ऊपर है। इस फिल्म में ऐसा होता है, जितेंद्र और पद्मिनी कोल्हापुरी, ये भाई बहन है। भाई मर जाता है, बहन उसका हाथ पकड़ के मर जाती है। आपने हमेशा प्रेमी देखे होंगे, पति पत्नी देखे होंगे, भाई बहन के प्यार के ऊपर है। ऐसा प्यार कहाँ। और एक है याद रखेगी दुनिया, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल फिल्म। ये आपकी अभी जो फिल्म आई थी सुशांत की, जिसमें लास्ट उनकी जो फिल्म थी, कुछ उससे मिलती जुलती, लेकिन बहुत पुराने ज़माने की। आदित्य पंचोली उसके हीरो हैं, और वो कैंसर के मरीज़ हैं। तो हीरो हीरोइन लास्ट में दोनों मर जाते हैं, लेकिन बहुत अमेजिंग फिल्म थी वो, याद रखेगी दुनिया। ऐसी फिल्में पसंद है जो किसी को पता ही नहीं होती कि एग्जिस्ट करते हैं। कैरेक्टर मर भी रहे हैं, ये भी हाँ यार, दुखांत भी हो रहा है। अब मुझसे मेरा फेवरेट आप गाना पूछोगे तो मैं कहूँगी कसमें वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। 3 किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी पढ़ने के लिए? लोगों को पढ़ने के लिए युगांधर पढ़िए। आपको समझ में आना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने कृष्ण के ऊपर, बहुत सारा जाना होगा। मुझे ऐसी किताबें पसंद हैं जिसमें मैं थोड़ा सा इतिहास जान पाऊँ, थोड़ा सा मैं कैरेक्टर्स को और नज़दीक से जान पाऊँ। तो मुझे एक युगांधर बोलूँगी, एक मानस का हंस बोलूँगी। कि हम लोग जो बहुत सारा सोचते हैं ना कि कोई व्यक्ति महान बन गया, तुलसीदास को हमने हमेशा महान माना। तुलसी असल जीवन में क्या थे, कैसे रहे, उनके महान बनने की जो प्रक्रिया थी वो आपको समझ में आएगी अगर आप मानस का हंस पढ़ेंगे। बहुत बहुत अच्छी लिखी है नागर साहब ने। एक किताब और है, मतलब टाई है, एक मायापुरी मेरी फेवरेट किताब है शिवानी की, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पीताम्बरा बहुत अच्छी किताब है, वो मीराबाई के जीवन के ऊपर है और बहुत खूबसूरती से लिखी हुई किताब है। आप अपना इतिहास भी देख पाते हैं। एक्चुअली इतिहास इतना पढ़ा है, पर हमने सिर्फ मुगल इतिहास पढ़ा है, हमने कभी अपना इतिहास ना जाना, ना समझा, ना करीब से देखा। तो जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप सिर्फ मीरा नहीं पढ़ते हैं, मीरा के साथ साथ चल रहा राजपूतों का पूरा इतिहास पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ने में मज़ा आता है। मैंने भी किताबों के नाम नोट कर लिए हैं भाई, मैंने भी नहीं पढ़ी है ये। तो सबसे आखिरी बात, दैनिक जागरण बेस्ट सेलर लिस्ट जो आ रही है, इसका आपको किस तरह का लाभ नज़र आता है पाठकों की दृष्टि से, और दैनिक जागरण का जो प्रयास है इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? अच्छा प्रयास है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, बहुत अच्छी किताबें जो बिक भी रही होती हैं, जब ये लिस्ट छप के अखबारों में जाती है तो जिनकी पहुंच अमेज़ॉन पे नहीं है उन तक भी, उनकी नज़र में भी ये किताबें आती हैं, और उससे क्या होता है कि इनको थोड़ा सा हाईलाइटेड होती हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो बिक रही हैं पर बहुत सारे लोग नहीं जानते होते हैं, इस प्रयास से वो हाईलाइट होती हैं और ये ज़रूरी है। एक लेखक के तौर पे मैं कहूँगी आपको जाना जाए, आपको पढ़ा जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा एक मुझे लगता है कि उपक्रम है जिसमें लेखक को लाभ इन एनी केस बिल्कुल मिलता है। पाठक भी बढ़ते हैं, लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हम लोग अभी बात कर रहे थे विनीता अस्थाना जी से, उनकी किताब बेहया पे, जो कि दैनिक जागरण बेस्ट सेलर लिस्ट में जगह बना चुकी है, और पिछले क्वार्टर में भी ये थी, इस क्वार्टर में भी है, और उम्मीद है कि आगे भी इसमें बनी रहे। किताब हिंदी में से छपी है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और बहुत से बुक स्टोर्स पर भी आपको किताब मिल जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं करीब से, किस तरह से रिश्ते आजकल बनते या बिगड़ते हैं, कई बार हम जाने अनजाने कैसे रिलेशनशिप अब्यूज़ हो जाता है, या आपको अपने रिश्ते में अपने हक के लिए कैसे खड़ा होना है, ये वो किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए इंसानी रिश्तों को, वैवाहिक रिश्तों को, इन सबको समझने के लिए। विनीता जी की इसके बाद एक और किताब आई है दरख्त दायरे,
उसके बारे में अगर विनीता जी आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मुझे लगता है ज़रूर पढ़िए। अगर आपको लगता है आपने 90s वाला प्यार पढ़ना है, आपको 90s के ज़माने में मोहल्लों में किस तरह से छतें टाप कर लोग मिलते थे, किस तरह से मोहब्बतें धीरे धीरे बढ़ती थी, वो वाला अगर आपको पढ़ना है तो क्योंकि किताब ये फ्लैशबैक में चलती है, आप बहुत सारा पढ़ेंगे। और उसके अलावा आपको सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते होते हैं और 90s में तो हम लोग को बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी, तो वो आपको पता चलेगी। मुझे लगता है कि शिक्षा के तौर पे भी बहुत अच्छा है समझने के लिए, और एक टीनेज रोमांस अगर आप 90s का पढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। और आप सबसे निवेदन है कि आपको पसंद आया, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हिंदी हैं हम के साथ। हम लोग लेखकों के साथ इसी तरह की बातें इस चैनल पे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।